हेलो हेलो आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। तो एसएचएम के लेक्चर नंबर 6 में हमने स्प्रिंग से रिलेटेड बहुत सारे केस देखे। स्प्रिंग को काटने वाला केस देखा, स्प्रिंग को पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का ऑसिलेशन, काट के पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन करके इधर उधर करके फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन का केस देखा। मासिव स्प्रिंग हो तो उसका केस देखा था। दो मास को पैरेलल कनेक्ट कर रहे थे उसका केस देखा था, है ना। तो बहुत सारे कांस्टेंट फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका केस देखा था। थोड़ा टाइम लगा उसको समझने में, लेकिन समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने टाइम पीरियड का बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। आपको कुछ होमवर्क दिए थे ताकि आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लास में बहुत सारे लैंग्वेज के सवाल करने से आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर नहीं होंगी जब तक आप आराम से बैठ के पूरा लैंग्वेज पढ़ोगे नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करोगे नहीं। दूसरी बात, रीट में हद ही आसान तरह के सवाल पूछे हैं जो ऑलरेडी हम सारे कर चुके हैं। जेई मेन के सवाल आपको मैंने दिए थे, अगर आप ईमानदारी से करोगे तो देखना एक एक सेकंड में एक एक आंसर आ जाएगा आपका। अगर आपने अटेम्प्ट किया है बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन देख लीजिए। अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज उसको एक बार पढ़िए, पहला सवाल देखिए, सॉल्व करिए, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन देख के आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए, 35 मिनट से ज्यादा का अगर लेक्चर हुआ मैं बंद कर दूंगा, लेकिन ईमानदारी से पहले कर लीजिए। चलो रिवाइज भी थोड़ा करा देता हूं तुमको। सबसे पहले देखो, हमने आज होमवर्क सॉल्यूशन देखेंगे आपका। होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 6 में जितने मैंने क्वेश्चन दिए थे उसका होमवर्क सॉल्यूशन देखेंगे। बताओ, ये देखो सिंपल सी बात है, कोई भी स्प्रिंग को जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कि एम मास को हॉरिजॉन्टली रख के उसको ऑसिलेट करा दिया तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m/k। कोई दिक्कत नहीं सर। अगर मान लो इस स्प्रिंग पर एक मास अटैच करा दिया, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लगा दिया, तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यहां नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी यहां पे, जो कि यहां से दूर होगा x0 डिस्टेंस पे, जो होगा f/k डिस्टेंस पर। अब ये पार्टिकल इसके अबाउट, इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। पर यहां से आगे पीछे नहीं भागेगा, नहीं, मैंने एफ फोर्स लगा के धीरे धीरे यहां तक खींच दिया। अब इससे ज्यादा नहीं खींच पा रहा हूं क्योंकि पीछे की तरफ जो के एक्स नॉट लग रहा है वो एफ को बैलेंस कर लिया, नेट फोर्स यहां पे 0 हो गया, ये तरह मीन हो गया। अभी ऑसिलेट करेगा कैसे? सर मीन तो ये भी था, हाँ यहाँ पे एकदम नेचुरल लेंथ पे मीन था। अब यहां से थोड़ा एक्स आगे खींच के छोड़ूंगा तब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। इसको भी यहां से अब मीन से एक्स आगे खींच के छोड़ूंगा तब ऑसिलेट करेगा। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m/k। यही तो देखा था। वर्टिकल स्प्रिंग है। अब मान लो ये नेचुरल लेंथ पे था, जैसे ही एम मास लटका के धीरे धीरे छोड़ोगे, तो एम मास लटका के धीरे धीरे छोड़ोगे तो एक ऐसे पोजीशन पे आएगा जो यहां से एक्स नॉट बराबर mg/k पे बैलेंस करेगा। ऊपर आपका के एक्स नॉट मान लो इलॉन्गेशन है, ये इलॉन्गेशन है के एक्स नॉट, और नीचे लग रहा है mg, तो mg बराबर के एक्स नॉट, यहां पे मीन आ गया। अब इसके बाद थोड़ा सा और नीचे खींच के छोड़ोगे, हल्का सा, या ऊपर दबा के छोड़ोगे, तो इसका टाइम पीरियड आएगा mg t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m/k। यही था, आपने यही पढ़ा था हमने। उसके बाद आपको बताया था कि मान लो ये एक मास है m और यहां से स्प्रिंग लगा दिया, ये मास है तुम्हारा m2, ये है m1, तो इसका टाइम पीरियड आया था 2 पाई रूट अंडर m1 m2 बटा m1 प्लस m2 इंटू के रिड्यूस मास के कंसेप्ट से। मान लो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मास है कैपिटल M और ये लगा दिया, स्प्रिंग का मास है स्मॉल m और ये लगा दिया कैपिटल M। T इज इक्वल टू आएगा 2 पाई रूट अंडर, जो ब्लॉक का मास है पूरा, स्प्रिंग का मास बटा 3 इंटू के, ये आ जाएगा। ये करा दिया था तुमको। हाँ सर, ये सारा केस जो आपने 1 घंटे में कराया था, ये 40 मिनट में कराया था, सारा केस यहाँ पे रिवाइज कर लिया। देख ले ध्यान से, देख देख ध्यान से। 4 5 मेजर इंपॉर्टेंट केस तो यही था। छठा ये था कि मान लो कि इस स्प्रिंग से ये मास यहाँ पे अटैच कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लग रहा है, चार्ज क्यू है, तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m/k। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो स्प्रिंग लगा दूं, स्प्रिंग कांस्टेंट है k1 k2 इंटू m, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बटा k1 प्लस k2। पैरेलल कॉम्बिनेशन सिंपल ऐड होता है, पता। कमेंट बॉक्स में आग लगा दे भाई साहब। ये 2 मिनट लगा, 2 मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 से ढाई मिनट, ये सारा तुमको अरेंज करके दिखा दिया। बताओ। हाँ सर एकदम सही है। इसके बाद ये भी कराया था, पुल्ली से अगर अटैच्ड हो ऐसा स्प्रिंग और इस स्प्रिंग से डायरेक्टली मास कनेक्टेड हो, अगर इसको छोड़ेंगे तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m/k। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बताया था। अगर ऐसा स्प्रिंग हो, ये k1 हो और ये k2 हो, यहाँ पे ब्लॉक लगा है, तो इसका सीरीज में होता है k1 k2 बटा k1 प्लस k2। बोलो। हाँ सर यही तो सारा हमने पढ़ा है, यही तो सारा हमने पढ़ा है। चलो अब देखते हैं सवाल जो तुमको होमवर्क दिया था। पहला सवाल, अ मास m इज वर्टिकली सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास। स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास, स्प्रिंग का मास नहीं है। सिस्टम ऑसिलेट विद अ फ्रीक्वेंसी n। ठीक है, कोई एक स्प्रिंग है, मास m अटैच्ड है, उसकी फ्रीक्वेंसी n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू होता है √k/m। तो ये नहीं आया, अरे सॉरी, जैसे देख, ओमेगा बराबर क्या हो गया, m ओमेगा स्क्वायर बराबर k होता है, ये रिलेशन है। ओमेगा स्क्वायर हो गया तेरा k/m,
ओमेगा हो जाएगा रूट अंडर के बाई एम, इसको उल्टा मत कर देना। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, ये टाइम पीरियड होता है तेरा, और ओमेगा होता है रूट अंडर के बाई एम। क्लियर है क्या? टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई के, ओमेगा होगा रूट अंडर के बाई एम। अब ये ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ, यहां से फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2 पाई नीचे 1/2 पाई रूट अंडर के बाई एम। और देखो इसी का उल्टा ये है, देखो ये 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, इसका उल्टा करोगे तो 1/2 पाई रूट के बाई एम, 1/2 पाई रूट के बाई। तो ये सिंपल ऑसिलेट कर रहा था, इसका फ्रीक्वेंसी ये था। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम इफ मास 4m, अगर मास 4 गुना बढ़ जाए। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, एफ डैश इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर के बाई, यहां पे रखोगे 4m। अब ये सारा टर्म आपका एफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एफ नीचे रूट अंडर 4 बाहर चला जाएगा, 2 हो जाएगा f/2, मतलब फ्रीक्वेंसी आधी हो जाएगी। और नीट में ऐसे सवाल मल्टीपल टाइम्स और रिपीटेटिवली पूछे, इसको मैंने लिखा नो कॉपी, इसको नहीं लिखना कॉपी को, बल्कि नहीं बनाना है। बहुत आसान सवाल था ये तो। नेक्स्ट देखो, हाँ इस सिचुएशन का क्या पूछा है, ये याद रखना कि टाइम पीरियड है कि फ्रीक्वेंसी है, दोनों का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है। टी इज इक्वल टू होगा 2 पाई रूट अंडर एम बाई के, एंड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/2 पाई रूट अंडर के बाई एम, ये उल्टा होता है। चलो देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ये के तुम्हारा कैसे जुड़ रहा है, पैरेलल में, तो 2k आ जाएगा, सिंपल के 2k, और ये 2k के साथ ये के तेरा सीरीज में, के सीरीज में ऐड होता है k1 इंटू k2 डिवाइडेड दोनों का सम 3k, के से के कट गया 2k/3, तो यहाँ पे टाइम पीरियड की जगह पे रख दो 2k/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो बोलो 2 पाई रूट अंडर 3m/2k, 3m/2k, देखो झमाझम 3m/2k, बोलो। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया मास्टर। अभी देखो नेक्स्ट देखो, a mass m is attached to the spring when time period t1, t2, t3 and t4 are respective figures, then time period of oscillation the following arrangement in which time period is maximum। तो देखो ये k और k, तो इसमें दोनों का k इक्विवेलेंट क्या आएगा 2k, इसमें k इक्विवेलेंट है तेरा 2k, इसमें भी दोनों पैरेलल है, k इक्विवेलेंट आएगा 2k, इसमें भी दोनों पैरेलल है, k इक्विवेलेंट आएगा 2k, इसमें k इक्विवेलेंट आएगा तेरा k/2। तो सबसे कम k इक्विवेलेंट b में, इन तीनों का टाइम पीरियड सेम होगा, उसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m बटा, इसका लिखोगे 2k, उसका होगा k/2, तो k कम तो टाइम पीरियड ज्यादा, b केस में खत्म। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ मास m अटैच टू द, देखो नीट 2016 जब सबसे मुश्किल पेपर आया था नीट का, उस समय का पूछा हुआ सवाल है ये। देखो सवाल क्या कहता है, a body of mass m attached to the lower end of the spring whose upper end is fixed, the spring has a negligible mass, when the mass m is slightly pulled down and the release it oscillates with a time period 3 सेकंड। तो एक स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उससे m मास अटैच किया तो टाइम पीरियड 3 सेकंड, तो लिखो t इज इक्वल टू 3 बराबर 2 पाई रूट अंडर m बाई के, यही तो क्वेश्चन लिखोगे। When the mass m is increases by 1 kg, then the time period of oscillation becomes 5 सेकंड। 1 kg मास बढ़ा है तो टाइम पीरियड हो गया तेरा 5 सेकंड, तो यहाँ पे टाइम की जगह पे रखोगे 5 बराबर 2 पाई रूट अंडर, मास तुम्हारा 1 kg से बढ़ गया तो m+1 डिवाइडेड बाई के, इसको डिवाइड कर दो दोनों के, इसका टाइम पीरियड लिख के, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, k से k कैंसिल, ये बचेगा 3/5 इज इक्वल टू रूट अंडर m डिवाइडेड बाई m+1। इस रूट को इधर ले आओ तो 9/25 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई m+1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 9m + 9 इज इक्वल टू यहाँ 25 है, 9m को उधर भेज दो तो 9 बराबर 25m माइनस 9m, 16m बराबर 9, m बराबर 9/16। अगर तुम ये क्वेश्चन पर के सिर्फ आधा घंटा दिए होते तो देखो कितने स्मूथली सवाल सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, spring block system in a horizontal oscillation has a time period t. Now the spring is cut into 4 equal part and the block is reconnected with a one of the part, एक पार्ट से कनेक्ट किया। The new time period of oscillation, time period is nothing but 2 पाई रूट अंडर m बाई के, ठीक है। अब ये सवाल मैंने क्लास में कराया था, लेकिन उसमें मैंने क्या किया कि एक स्प्रिंग को 4 हिस्से में बांटा और चारों को पैरेलल जोड़ के मास कनेक्ट किया। यहां पे 4 हिस्से में काटा, अगर मैं 4 हिस्से में काटूंगा L/4 तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगी 4 की, और उसी से मास अटैच किया। पहले टाइम पीरियड अगर ये है तो नया वाला टाइम पीरियड में हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m/4 के, दैट्स इट। तो इन सभी को √4 को बाहर निकालोगे 1/2, 2 पाई रूट अंडर m बाई के, ये तेरा t हो गया, t/2 इज आंसर। टाइम पीरियड आधा होगा, टाइम पीरियड आधा होगा। समझ में आया कितने अच्छे से? हाँ नेक्स्ट देखो, ब्लॉक ऑफ मास, एक सवाल ये मैंने तुमको कॉपी करने के लिए बोला, यहां तक नो कॉपी था, ठीक है। ये एक सवाल 2016 वाला, वो भी नो कॉपी, क्या करोगे लिख के यार, इतना आसान सवाल है। कौन सा था 2016 वाला, ये भी नो कॉपी, ये भी नहीं लिखना, लिख लिया तो कोई बात नहीं, ये भी नहीं लिखना, कोई सवाल नहीं लिखना। देखो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी, और ये सारे सवाल क्लास में जितना हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसी के बेस पे, एक सवाल बस तुमको ये कॉपी करने के लिए बोला है। क्यों? क्योंकि सवाल अच्छा है, मल्टीपल टाइम्स नीट में रिपीट हुआ है।
क्या कहता है सवाल? ब्लॉक ऑफ मास m सस्पेंडेड सेपरेटली बाय द टू डिफरेंट स्प्रिंग हैव टाइम पीरियड T1 एंड T2। दो ब्लॉक को दो अलग अलग स्प्रिंग से कनेक्ट किया, दो ब्लॉक मास m सस्पेंडेड बाय टू डिफरेंट स्प्रिंग हैव टाइम पीरियड T1 एंड T2। तो मान लो एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, उससे जब इसको अटैच किया तो टाइम पीरियड आया T1 2 पाई रूट अंडर m/k। जब दूसरे से अटैच किया K2 तो ये टाइम पीरियड आया तुम्हारा T2 दैट इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m/k2 और ये K1। अब कह रहा है इफ मास m कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ द स्प्रिंग, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये तुम्हारा है K1 और ये तुम्हारा K2 पैरेलल। तो पैरेलल में सिंपल आएगा 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2, यही तो है कंसेप्ट। हाँ, K1 K2 की वैल्यूज में पुट कर दो T1 T2 के टर्म्स में, और क्या करोगे? तुमको क्या पूछा है? तो ये टाइम पूछा है, किसके टर्म्स में? T1 T2 के टर्म्स में। तो यहां से वैल्यू निकालो, चलो इस रूट को इधर ले आओ, तो T1 का स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर m/K1। ये कैसे किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो T1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल करेंगे m/K1 बचा, K1 को यहां लाओ, तो K1 बराबर लिख सकते हो 4 पाई स्क्वायर m/T1 का स्क्वायर। सिमिलरली यहां से अगर तुम K2 निकालोगे तो K2 हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m/T2 का स्क्वायर। अच्छा, K1 K2 की वैल्यू रख दो, और वैल्यू रखने से पहले काम करो, इस दोनों तरफ स्क्वायर कर लो यहां भी, तो T स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर m बटा K1 प्लस K2। इस K1 प्लस K2 की वैल्यू ना रखो, K1 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? तो K1 की वैल्यू है 4 पाई स्क्वायर m बटा T1 का स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर m बटा T2 का स्क्वायर। यहां से आप ध्यान से देखेंगे तो 4 पाई स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर m 4 पाई स्क्वायर m कट गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 का स्क्वायर। इधर एलसीएम लो नीचे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर इंटू T2 का स्क्वायर बटा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का होल स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओगे, T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर बटा T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को दोनों तरफ रूट ले लो, T बराबर आएगा T1 इंटू T2, इसका रूट लिया तो रूट अंडर T स्क्वायर T, इसका रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, डिवाइडेड रूट अंडर T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। देखो ये आंसर है। अच्छा, इसमें बताओ नया क्या था? कैलकुलेशन। हमें कैसे कैपिटल टी को ये T1 और T2 के टर्म्स में लिखना है। कैलकुलेशन के अलावा कुछ इसमें था तो बताओ? नहीं सर, सिंपल कैलकुलेशन ही था, एक एक लाइन मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखा दी। नेक्स्ट देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द मास m सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग इज ν1। ठीक है, मास m सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग इज ν1 इफ द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज कट टू 1/3। अगर उसका लेंथ l है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, लेंथ 1/3 करोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट 3 के हो जाएगा। उसी से अटैच करके फ्रीक्वेंसी पूछा, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई रूट अंडर k/m। तो पहले फ्रीक्वेंसी इतनी थी, अब क्या कर दिया है 3k हो गया, तो यहां पे 3k, तो रूट 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, रूट 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, तो नया वाला फ्रीक्वेंसी रूट 3 टाइम्स ऑफ ν1, ये आंसर आएगा। बताओ सही है क्या? सही है क्या? अगर मैंने कुछ उल्टा लिख लिया हो तो ठीक कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो सही लग रहा है। ठीक है, बाकी कंसेप्ट वही है। हाँ, ये सवाल नया है, उसके बाद मैंने ये बोला था, बस ये कॉपी करना। इसमें तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है सोचो। सर फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इफ m इज रिलीज फ्रॉम द गिवन मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन पे है, इसको यहां से रिलीज किया। सर आपको कैसे पता मीन पोजीशन? क्वेश्चन में लिखा है। अगर मीन पोजीशन पे नहीं होता तो मान लो ऐसे एक मासलेस स्प्रिंग है और एक ऐसे ही हुक लगा के छोड़ा हुआ है, जैसे तू m अटैच करोगे, इसको धीरे धीरे छोड़ोगे तो कहीं तो मीन पे आएगा, कहीं मीन पे आएगा, तो पहले से मीन पे आया हुआ है, पहले से ही मीन पे आया हुआ है। स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन रहा होगा, कुछ फोर्स लग रहा होगा, पहले से ही मीन पर ये है। तो एक तो तरीका है कि मीन पर इक्वेशन लिखो और फिर एक्स इलोंगेट करके इक्वेशन लिखो, फिर एक्स इलोंगेट करके जो इक्वेशन आएगा मीन के इक्वेशन यूज करके देखोगे तो एक्स्ट्रा फोर्स ही बचेगा, बाकी मीन पर जो फोर्स लग रहा था वो मैनिपुलेट हो। ये बात आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अभी जो भी फोर्स लग रहा है ऊपर टी और नीचे mg बैलेंस हो गया, नेट फोर्स 0। अब अगर मैं इसको एक्स एक्स्ट्रा खींचूंगा फ्रॉम मीन, जहां पे नेट फोर्स 0 हो रहा था वहां से मैंने एक्स्ट्रा एक्स और खींचा है, इसको एक्स्ट्रा लेंथ और खींचा है। जैसे एक्स्ट्रा लेंथ खींचूंगा तो उस पे एक्स्ट्रा इसके नीचे जाने से ये इलोंगेट होगा। हाँ, तो सबसे पहले तो तुम्हारा एनएलएम का सवाल ये बन गया कि अगर मैं m को x खींचूंगा तो स्प्रिंग कितना खींचेगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये बन गया, बताओ कितना खींचेगा। मान लो कि इसको x खींचने से इसमें टेंशन आया t, मान लेते हैं कि टेंशन आया t, तो यहां भी टेंशन आया t, यहां भी टेंशन आया t,
तो क्या इसमें टेंशन आ जाएगा 2t? ओ हाँ सर जी। अब इसका इलोंगेशन मान लीजिए कि कुछ x डैश है, तो आप लिखेंगे 2t x डैश बराबर, यहां पे इलोंगेशन है आपका, ऊपर में इलोंगेशन इसका नीचे खींचा x और t, x एंड t, x सॉरी x नहीं, t से t कटेगा तो x डैश आ जाएगा x/2। ये क्लास में पढ़ाया हुआ है कि अगर मैं इसको x खींचूंगा तो ये x/2 खींचेगा। हाँ सर, ये तो हमको समझ में आ गया कि स्प्रिंग तो उतना ही खींचेगा। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि mg नहीं लग रहा है, लेकिन अगर तुम नेट फोर्स लिखोगे तो टी माइनस एमजी लिखोगे, और फिर नेट फोर्स में जो mg का टर्म है वो टाइम पीरियड में आता नहीं, क्योंकि तुमको पता है कांस्टेंट फोर्स है। वो ऊपर वाले केस में, इक्विलिब्रियम के वाले केस में जो mg लग रहा होता, वहां पे जो टेंशन था वो बैलेंस कर लिया। ये एक्स्ट्रा टेंशन लिखा मैंने, जो एक्स्ट्रा आया होगा एक्स इलोंगेशन खींचने से, स्प्रिंग x/2 खींचेगा तो एक्स्ट्रा जो फोर्स आया वो लिखा है। क्लियर है ये बात? हाँ सर, एक्स्ट्रा लिखो तो एक्स्ट्रा फोर्स में mg लिखो कि mg कटना ही है, हर बार कटा है तो mg मत लिखो, ये फोर्स लिखो। तब देखो ये तुम्हारा नेट फोर्स आया एफ नेट बराबर टी, यही तो एफ नेट आया। अभी टी की वैल्यू कितनी होगी? तो टी की वैल्यू निकालने के लिए हम स्प्रिंग फोर्स के टर्म्स में अगर सोचें, बताओ यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा होगा? सर स्प्रिंग फोर्स ही तो आपका 2t लग रहा है। क्यों भाई? भाई इसमें जो स्प्रिंग फोर्स है उसको अगर तुम स्प्रिंग फोर्स एफ एस लिखते हो तो उसको 2t लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन 2t है। तो ठीक है 2t लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के एक्स, के स्प्रिंग फोर्स की जगह पे लो के इंटू एक्स, एक्स कितना है? x/2, के x/2 बराबर 2t। क्लियर है क्या? हाँ, तो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी सर? के x/4। इस t की वैल्यू यहां पे पुट कर, तो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर जो नेट फोर्स एक्स्ट्रा लग रहा था वो t के बराबर था। हाँ, तो वो नेट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट t की वैल्यू क्या रख देंगे? के x/4, के x/4। तो बताओ नेट फोर्स जो एसएचएम कराने वाला है वो आया तेरा के x/4, x को छोड़ के, ऑब्वियस सी बात है डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स ऊपर, तो प्लस आ गया तो घबराना मत, तुमने क्या किया है? सिर्फ फोर्स लिखा है। वैसे भी देखो एक्स कहाँ है? नीचे, फोर्स कहाँ है? ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस साइन के साथ आएगा। एक्स को छोड़ दो, तो फोर्स के फॉर्मूले में एक्स को छोड़ देते हैं तो बचा हुआ टर्म ही तो तुम्हारा होता है एम ओमेगा स्क्वायर। अरे जो इफेक्टिव क्या आता है? एम ओमेगा स्क्वायर। के/4 तुम्हारा आएगा एम ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √के/4m। इसको 2π/t लिखोगे तो t इज इक्वल होगा 2π√4m/k। कुछ नहीं करना, के इफेक्टिव तुमको यहां से दिख गया हो, के इफेक्टिव है k/4, k/4 रख दो, आंसर आ गया। सर समझ नहीं आया? मुझे पता था अच्छा सवाल है, तो समझ कैसे आएगा? देख अब दोबारा से, ये तुम्हारा एक स्प्रिंग है और यहां पे एक पुल्ली है, इसको मैंने अटैच कर दिया है, यहां पे एक मास रखा के छोड़ा है, इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है, ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो बताओ क्या यहाँ पे लिखोगे फोर्स नीचे mg, ऊपर लिखोगे टेंशन कुछ t, इस केस में ये जो t नॉट है मान लो mg से बैलेंस कर रहा होगा, फिर ये t नॉट के बराबर यहाँ पे 2t नॉट होगा, ये सब इक्वेशन लिखोगे। अब यहां से जो तुम एक्स्ट्रा इलोंगेट कर रहे हो मीन पोजीशन से, वो एसएचएम कराएगा कि mg एसएचएम कराएगा, t नॉट एसएचएम कराएगा? बताओ, मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम से, जहां पे नेट फोर्स 0 है, वहां पे तो ये इक्वेशन इसके बराबर होगा। फिर जब एक्स्ट्रा तुम खींचोगे इसको, एक्स्ट्रा मान लो इस पोजीशन से, इस पोजीशन से एक्स्ट्रा तुमने खींचा है, एक्स्ट्रा खींचा है एक्स, वो जो एक्स्ट्रा खींचने की वजह से जो एक्स्ट्रा फोर्स आया मीन पोजीशन की तरफ, वो इसको एसएचएम कराने वाला है। तो फिर तुम ठीक है, यहां पे पहले से टेंशन मान लो टी नॉट है, एक्स्ट्रा टेंशन टी डैश आया, तो तुम लिखो कि पहले से टेंशन टी नॉट था और खींचा है, तो स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ अपने आप को बैलेंस करने के लिए मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगे। स्प्रिंग खींचेगा तो ऊपर खींचेगा नहीं, जब स्प्रिंग नीचे खींचा तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा। तो मान लो पहले से टी नॉट था और खींचने की वजह से टी डैश आया, नीचे एमजी है, नीचे एमजी। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेट फोर्स बताओ क्या लिखोगे? सर नेट फोर्स यहाँ पे आएगा नीचे की तरफ mg माइनस टी नॉट माइनस टी डैश। अब बताओ mg की वैल्यू कितनी है? इनिशियली जब मीन पोजीशन पे था तो टी नॉट mg को बैलेंस कर रहा होगा, हाँ, तो टी नॉट mg को बैलेंस कर रहा होगा, कट गया, तो एफ नेट तेरा आ गया माइनस टी डैश। किस पर? ऑब्जेक्ट पर, ऑन ऑब्जेक्ट। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, इसको करने की जरूरत नहीं थी, हमको फील पूरा है। अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये स्प्रिंग डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं है। अगर यहां पे तुम x खींचोगे, ये तुम्हारा मान लो कि टी डैश टेंशन एक्स्ट्रा वाला लिखता हूं, बस टी डैश टी डैश टी डैश है, तो अगर ये टी डैश है तो यहाँ पे 2t डैश होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, 2t डैश ही यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। यही तो इक्वेशन लिखोगे, यही तो मैं कह रहा था। एक बात बताओ कि ये तुम्हारा अगर टी 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 है तो यहाँ पे क्या होगा? 2t, और वही 2t क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स के बराबर। चलो भाई,
तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स जो होगा, जो भी आएगा, ये टी और टी, नीचे की तरफ नेट फोर्स, ऊपर की तरफ नेट फोर्स, यहाँ पे तो फोर्स बैलेंस करोगे। पुल्ली पे तो नेट फोर्स बैलेंस होता है, पुल्ली मासलेस है, तो अगर एक्सिलरेटेड हो ना हो नेट फोर्स, तो उस पर हमेशा बैलेंस होना है। देखो एक्सिलरेटेड पुल्ली, मासलेस पुल्ली, अगर रेस्ट में तो भी फोर्स बैलेंस, और एक्सिलरेटेड तो भी फोर्स बैलेंस। क्यों? तो एफ बराबर एम ए, मास ही जीरो है, तो नेट फोर्स क्या आएगा? जीरो। ऐसा नहीं कह सकते सर ये भी तो ऊपर भागेगा अभी, तो इस पे तो फोर्स लगना चाहिए, नहीं, फोर्स बैलेंस होगा। तो नीचे टी डैश, नीचे टी डैश, तो ऊपर टू टी डैश, और टू टी डैश ही तुम्हारी स्प्रिंग फोर्स है। अब बताओ, टू टी डैश बराबर स्प्रिंग फोर्स को क्या लिखो? के एक्स बाई टू, के इंटू इलोंगेशन। इलोंगेशन कितना? अगर ये एक्स खींचा है तो ये सिर्फ इलोंगेशन एक्स बाई टू होगा, सिर्फ इलोंगेशन एक्स बाई टू होगा। रीजन? सर रीजन बीइंग कि यहां पे टेंशन डबल, ये इसके कंपेयर में टेंशन डबल, तो इलोंगेशन आधा। तो यहां टी डैश बराबर आ गया तेरा के एक्स बाई फोर, इसको यहां रख दे। तो एफ नेट बराबर माइनस के एक्स बाई फोर। तो तुम्हारा जो इफेक्टिव के आया, जो सिंपल के एक्स आता था, इफेक्टिव के डैश कितना है? के बाई फोर। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एम डिवाइडेड बाई के बाई फोर। ये आंसर है। दोबारा समझा, और ये सवाल एक्चुअली में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, एकदम ओपी कंटेंट जो मैं तुमको दे रहा हूं। अगर तुमको समझ में आया होगा, मजा आया, तो ओपी कंटेंट देख लो। ये नहीं मिलेगा तुम्हें, ना तो जेई मेन में पूछा है, ना ही तुमको किसी किताब में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा सवाल बनेगा क्योंकि हमने लॉज ऑफ मोशन में अच्छे तरीके से चीजें पढ़ी है, तो उसको रिलेट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मजा आ गया होगा तो लिखिएगा ओपी कंटेंट प्लीज। अब बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, खुद सोचो, सुनो ध्यान से। ये मीन है तो हमें टेंशन नहीं लेना, मीन के पहले क्या था, हम एक्स खींच रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको एक्स खींचेंगे, मान लो, तो यहां पे जो एक्स्ट्रा टेंशन आया है टी, ये यहां पे होगा तुम पर नीचे टी, वही रस्सी नीचे तक आया है। तो ये देखो, ये मास यहां आ गया ना, तो ये पूरा रस्सी सीधा गया, तो इसमें टी है मान ले, तो यहां भी क्या होगा? टी होगा, वही एक्स्ट्रा टेंशन को हम टी बोल रहे हैं। तो ये टी है तो यहां भी टी होगा। तो इस पर नेट फोर्स बताओ कितना है? सर नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, सर टी आ रहा है, वेरी गुड। अब बताओ ये टी है तो इधर कितना होगा? सर टी बाई टू, इधर होगा टी बाई टू। अब क्या इस रस्सी में जितना टेंशन है उतना स्प्रिंग फोर्स होगा? हाँ सर, टी बाई टू इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। इसमें जो टेंशन है वही तो स्प्रिंग फोर्स आएगा। अरे यही इस रस्सी में जो टेंशन है वो तो स्प्रिंग की वजह से आएगा, खींचेगा। अब मान लो इसको एक्स खींचा है, तो टी टेंशन में एक्स है, तो टेंशन आधा करेंगे तो इसमें इलोंगेशन एक्चुअल में 2x हुआ होगा। स्प्रिंग फोर्स क्या लिखोगे? सर टी बाई टू बराबर स्प्रिंग फोर्स होगा के इंटू टोटल इलोंगेशन 2x। अरे ये एक्स खींचा है, स्प्रिंग तो 2x खींचा, उल्टा केस है उसका। तो टी बराबर यहां पे क्या आ जाएगा? सर टी बराबर होगा 4kx, वैल्यू पुट कर दो यहां। एफ नेट बराबर आ गया टी की वैल्यू 4kx, एक्स को छोड़ दो, बचा 4k, माइनस नहीं है सभी, अबे नीचे है ये एक्स और टेंशन है ऊपर, तो ऑलरेडी ये फोर्स और पोजीशन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड लिखा है बस। तो इसको लिखोगे एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम ओमेगा स्क्वायर बराबर तुम्हारा आया 4k। देखो फोर्स के फॉर्मूले में एक्स को छोड़ के जो बचा है उसी को एम ओमेगा स्क्वायर के कहते हैं। तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा आपका रूट अंडर 4k बाई एम। तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई रूट अंडर एम बाई 4k। बोलो मजा आया कि नहीं? एकदम झूम बराबर झूम है कि नहीं? अब इसमें और एनएलएम का कंसेप्ट लगा सकते हैं, और दो पुल्ली लगा के और ये भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप चाहे तो बना सकते हैं। सर क्या बना सकते हैं? जैसे एक यहां लगा लें ऐसे, फिर एक यहां लगा लें, फिर एक यहां पे स्प्रिंग लगा लें, और यहां पे तुम मास लगा लें, यहां पे तुम मास लगा लें। खेल अब इसके साथ, ये मास m है, अब इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल। खेल खेल। अब ये तेरा एक जोरदार होमवर्क है, करके दिखा तो मैं मानूं कि तू एसएचएम सीख गया, लॉज ऑफ मोशन सीख गया। ये मीन पर है, उसके बाद का तू टेंशन लेना है, मीन से पहले का कोई टेंशन नहीं लेना। अब तू इसको एक्स खींच और वहां देख, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है, करना इसको अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Two masses M1 and M2 are suspended together by the massless spring of force constant K. Massless spring of force constant K, as shown in a figure. When the masses are in equilibrium, M1 is removed without disturbing the system. Then angular frequency of the oscillation of mass M2 K. देखो क्या है कि इसको ना दो मास M1 M2 लगा के और धीरे से अटैच करके रख दिया। तो मान लो इसका नेचुरल लेंथ यहां होता है, नेचुरल लेंथ, और धीरे से M1 M2 मास लाके यहाँ पे मीन पोजीशन पे, मीन नहीं इसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे, हाँ मतलब इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन जहाँ पे नेट फोर्स 0 है। तो ये लेंथ कितना नीचे आया होगा जब मैं दो मास लटकाऊं? तो सिंपल सी बात है, ऊपर तुम्हारा इस पर फोर्स लग रहा हो कि एक्स नॉट, मान लो एक्स नॉट लेंथ है, तो बराबर M1 प्लस M2 इंटू जी, दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स के सम के बराबर। तो एक्स नॉट कितना आया होगा? तो M1 प्लस M2 जी बाई के, ये यहाँ का लेंथ है, ये तुम्हारा नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन की डिस्टेंस होगी। तो कैसे निकाला? अबे भाई
ये कह रहा है ना मीन यहाँ पे, तो ये मास लटका के धीरे धीरे छोड़ा होगा, तो यहीं पे तो आके रुका है। सर आपको कैसे पता धीरे धीरे छोड़ा? अभी इक्विलिब्रियम पे रुका हुआ लिखा है, इक्विलिब्रियम पे रुका हुआ है, यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है, ऊपर स्प्रिंग फोर्स नीचे mg, बैलेंस कर दे, ऊपर स्प्रिंग फोर्स और नीचे m1 प्लस m2 इंटू जी, बैलेंस कर दे, ठीक है। अब यहां से चुपके से m1 को हटा दिए, मान लो जिस चीज से चिपकाया था वो ग्लू जो था वो सस्ता वाला था तुम्हारे शकल की तरह, अब तुम्हारे शकल की तरह सस्ता वाला था, उसको यहां से चुपके से हटा दिया। जैसे ही हटाएगा तो कितना फोर्स कम हो गया, तो जैसे ही हटाओगे तो m1g तो फोर्स कम हो गया। अब m1g फोर्स कम हो गया तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो यहां ना रह के क्या ऊपर चला जाएगा? कितना ऊपर जाएगा बता, कितना ऊपर जाएगा? सर m1g/k के बराबर ऊपर चला जाएगा यहां, और यहां पे m2 को बैलेंस करने के लिए जितना फोर्स लग रहा है नया इक्विलिब्रियम ये बन जाएगा। अच्छा हाँ, नया इक्विलिब्रियम ये बन जाएगा। तो क्या यहां से छोड़ा था स्पीड रिलीज करोगे जीरो होगा, तो ये तुम्हारा ऑसिलेशन का एक्सट्रीम और ये नया इक्विलिब्रियम, तो मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा m1g/k, जो ये पूछ नहीं रहा। लेकिन पूछता तो सोचो सोचो, इसको हल्का सा हटा दिया तो बताओ कितना ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है? तो जितना नीचे आया था ना एक्स्ट्रा m1g लगा था, उसी m1g को अब स्प्रिंग नहीं लगाएगा, तो इक्विलिब्रियम कहां पे आएगा? सिर्फ m2g/k के बराबर। तो ऐसे भी देख सकते हो, पहले इक्विलिब्रियम यहां था और बाद में m2g/k, तो इस इक्विलिब्रियम में से m2g/k घटा दो, तो m2g/k घटा दोगे तो m1/k आएगा, जो फोर्स हटाया उतना ही तो कम हो जाएगा। हाँ, अब नया इक्विलिब्रियम यहां, तो इस एक्सट्रीम से इस मीन के बीच मीन और जाते जाते स्पीड गेन कर तुमने हटा दिया, तो भागते हुए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे स्पीड गेन कर चुका तो ऊपर जाएगा, तो इसके अबाउट नया वाला इक्विलिब्रियम m1g/k के अलोंग वो ऑसिलेट करेगा। मतलब ये न्यू इक्विलिब्रियम हो गया, ये तुम्हारा एक्सट्रीम हो गया, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो गया, इस एम्पलीट्यूड में ऐसे मीन, फिर यहां जाएगा निगेटिव एक्सट्रीम, फिर यहां आएगा ऐसे ऐसे ऑसिलेट। अब डोल कौन रहा, ऑसिलेट कौन कर रहा है? m2। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर रूट अंडर होता है k/m, तो ये हो जाएगा रूट अंडर k/m2, ये होगा एंगुलर k/m2 ये होगा, क्योंकि m1 तो अब ऑसिलेट कर ही नहीं रहा ना, m1 तो ये सिस्टम रेस्ट में था, m1 को तूने चुपके से हटा लिया, तो m1 की वजह से जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन हुआ था वो हट जाएगा, इक्विलिब्रियम यहां शिफ्ट हो जाएगा, और वो हट गया, इक्विलिब्रियम यहां शिफ्ट हो गया, अब ये ऑसिलेट कर रहा है, तो डोल कौन रहा है भाई? ऐसे ऐसे कौन कर रहा है? जो ऐसे ऐसे कर रहा है उसी का मास तो यहां लिखोगे, तो फिर आंसर में m1 नहीं आएगा ना? क्यों आएगा m1? क्यों आएगा m1? एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सर वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता, इक्विलिब्रियम से जितना तुम हटाओगे, सॉरी इक्विलिब्रियम से जितना तुम डिस्प्लेस करोगे किसी भी तरीके से वो एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं इसको m1 को हटाऊं या m1 को रखूं, जब m2 अकेला ऑसिलेट करना शुरू किया तो ऑसिलेट कर कौन रहा है? m2। एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसका आएगा? m2 का। किसका आएगा? m2 का। m2 का। बताओ, मजा आ गया कि नहीं? बहुत तगड़ा सवाल है ये, बहुत तगड़ा सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये क्या कह रहा है भाई? अब देखना जेईई मेन कितने आसान सवाल पूछे, देखना। टू बॉडी ए एंड बी ऑफ इक्वल masses are suspended from two massless spring constant k1 and k2 respectively. If the body oscillate vertically such that their amplitude are equal, दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग k1 k2 से एक ही मास ऑसिलेट कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड सेम है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी a टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ b। मैक्सिमम वेलोसिटी कहां होता है? मीन पे, तो मीन पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो तो a ओमेगा होता है, तो पहले की मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा 1, दूसरे की मीन पर मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा 2, एम्पलीट्यूड सेम है तो ए से कट जाएगा, ओमेगा की वैल्यू बोलो, तो ओमेगा होता है रूट अंडर m/k, तो ये हो जाएगा रूट अंडर m/k ना, 2 पाई नहीं k/m, ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर k/m, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर पहले का k1 बटा k2, मास सेम है, रूट अंडर k1/k2, k1/k2 आंसर। और मैंने तुरंत से कैसे बदला? क्योंकि हम जानते हैं m ओमेगा स्क्वायर, रूट इधर लगो ओमेगा स्क्वायर, ये m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के नीचे m होता है, ऊपर के प्रोपोर्शनल, तो ओमेगा 1 में सीधा आएगा, देखो ओमेगा 1 में k1, ओमेगा 2 में k2, रूट अंडर k1 k2, आंसर आ गया। देखो कितना आसान सवाल। नेक्स्ट देखो, द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास कैपिटल M इन द गिवन फिगर इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, टाइम पीरियड वो दिया है। अब टाइम पीरियड इसका होगा क्या? क्या आसान सवाल है, इसको नोट्स में कॉपी कर लेना, एक कॉपी कर लेना, देखो कितना आसान है। के पैरेलल है, हाँ तो 2k, और 2k और k क्या है? सीरीज में, तो यहां से यहां तक का जाएगा तेरा 2k/3, अभी निकाला भी था, ये 2k/3 और ये क्या है? पैरेलल में, तो k इक्विवेलेंट आएगा 2k/3 प्लस k, तो ये हो जाएगा 3 एलसीएम लोगे, 3k एंड 2k 5k/3, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई 5k/3 इज इक्वल टू, ये दिया है भाई अल्फा m/5k, टाइम पीरियड अल्फा m/5k, तो इसका रूट के अंदर जब जाप पकड़ोगे तो ये 5k, ये 5k,
ये तुम्हारा m, ये m, अल्फा बराबर 3। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम अल्फा बराबर 3। और अगर पाई के टर्म्स में पाई मिसिंग है तो देखना होगा, अगर पाई ऑप्शन में होगा तो भी आएगा, क्योंकि उसमें पाई नहीं दिया। टाइम पीरियड में पाई तो आता है। बस देख लेना, इसमें एक बार पाई का फैक्टर आ रहा होगा तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, अ सिंपल हार्मोनिक मोशन in a in a mass spring system shown in a surface frictionless when the mass of the block 1 kg the angular frequency is omega 1, when the mass of the block is 2 kg then angular frequency omega 2। angular frequency होता है रूट अंडर k by m, तो m1 ओमेगा 1 तो m1 k तो सेम ही है, ये सेम स्प्रिंग से अलग अलग मास ले रहा है, तो पहले बार में आ जाएगा रूट अंडर m1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले मास 1 kg, बाद में है 2 kg। m1 by m2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 1 तो √2:1, √2:1 आंसर आ रहा होगा। शर्म आ गया कि नहीं? अच्छा एक मिनट, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 पूछा रे, ओमेगा 2 बाई ओमेगा, इसका उल्टा पूछा तो 1/√2 है। अब मुझे बता, शर्म आ गया कि नहीं आ गया जेईई मेन को सवाल करके? क्या सवाल पूछ रहा है? सिंपल सा वही फॉर्मूले पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, हल्का सा प्यार से मॉडिफिकेशन करके। ये देख भाई, a mass m is attached to the two spring as shown in a figure, spring constant the spring are k1 and k2 for the frictionless surface, the time period of the oscillation of the mass m is, time period of oscillation दोनों पैरेलल है भाई, k1 plus k2 हो जाएगा, टाइम पीरियड ये 1 t is equal to 1/2 by m by k1 plus k2। मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए सवाल लेके आया हूं, कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि कितना आसान सवाल पूछते हैं। देखिए नेक्स्ट, as per the given figure two spring k and 2k are connected, mass m, the period of oscillation in a is 3 seconds, then period of oscillation in figure b will be √x second, then value of x is। बताओ, इसमें टाइम पीरियड दिया 3 सेकंड, तो टाइम पीरियड क्या लिखोगे? t इज इक्वल टू t1 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई 2k एंड k, तो ये हो जाएगा 2k बाई 3 अगर आप इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो, और वो तो हो जाएगा t2 इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई 2k एंड k 3k। बस इसको सॉल्व कर लो, t1 तुमको दिया हुआ है, डिवाइड कर दोगे, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, m से m कट जाएगा, k से k कट जाएगा, t1 रख दो 3 बटा t2, t2 इज इक्वल टू ऊपर आएगा √3/2, नीचे आएगा 1/√3, 1/√3। सॉल्व कर दो इसको, सीधा आंसर आ गया, कुछ बचा ही नहीं। ये क्या है? इन द गिवन फिगर मास एम अटैच्ड टू द हॉरिजॉन्टल। अच्छा ये जेंटली प्लेस करने वाला है, ये मैं कल करूंगा, इसमें नंबर भी नहीं है, गलती से आपके उसमें चला गया, इसको पढ़ के रखना, बस कल करेंगे इसको, कल करेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 16 नंबर देखिए, 16 नंबर देखिए, शर्म आ जाएगा करके। ये क्लास में कराया कि नहीं कराया? कराया सर। ये दोनों पैरेलल है और mg sin थीटा से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसके टाइम पीरियड आएगा t इज इक्वल टू, क्या पूछा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आएगा टाइम पीरियड का उनका 1/2 पाई रूट अंडर k बाई एम, k के जगह पे दोनों पैरेलल है तो 2k बाई एम, बता 1/2 पाई रूट अंडर 2k बाई एम, तीसरा आंसर आ गया। शर्म आ गया कि नहीं? देखो ये सवाल बना के होशियार बन रहा था, लेकिन तुम उससे ज्यादा होशियार हो। इफ टू सिमिलर स्प्रिंग ईच ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k1 ज्वाइंड इन सीरीज, सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो k इक्विवेलेंट आएगा k1/2। द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट एंड टाइम पीरियड, तो न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट आधा और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर m डिवाइडेड बाई k1/2। टाइम पीरियड √2 गुना बढ़ेगा, स्प्रिंग कांस्टेंट √2 गुना आधा होगा, तो 1/2 इट्स √2, ये आंसर आ गया। ये तो पूछा है, ज्वाइन इन सीरीज देन न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट आधा हो गया, आधा हो गया, टाइम पीरियड k/2 करोगे तो √2 गुना बढ़ जाएगा, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? The right block collide with a left block and stick to it. Find amplitude of the resulting SHM। अभी बहुत आसान सवाल होते हैं ऐसे, बहुत आसान सवाल होते हैं। इसको आराम से आप ये सोचो कि 2m मास का ब्लॉक है, ये V से चल रहा है स्मूथ सरफेस पे, ये रेस्ट में, ये अपने आप रेस्ट में अपनी इक्विलिब्रियम पे पड़ा हुआ चुपचाप, ऑसिलेट नहीं कर रहा था। ये जाके टकराया और उसमें स्टिक कर गया, चिपक गया, उसकी वेलोसिटी कितनी मिलेगी? सर ये दोनों चिपक के वेलोसिटी हो जाएगी सर 2m इंटू वी, मोमेंटम कंजर्वेशन, और जाके इसमें चिपक गया तो 3m इंटू वी डैश, m से m कट गया, v डैश इज इक्वल टू 2v/3 आ जाएगा। अब मान लो कि दोनों ब्लॉक चिपक गया और मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी है 2v/3। अब उसकी वेलोसिटी तुमको मीन पर पता चल गई, मीन पर ही तो होगा वेलोसिटी। सर मीन पे कैसे? कि रेस्ट में था और जब टकराया तो उस समय उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि अब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो वेलोसिटी तो कम हो गया, अपनी इक्विलिब्रियम पे तो है, तो कोई फोर्स थोड़ी नहीं लग रहा है, मीन पे तो है, तो मीन पे जाके टकराया। अच्छा ये पहले से चल रहा होता, कहीं होता तब टकराता तो अलग बात है, इतनी जरूरत नहीं। ये समझो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये चलते हुए आया और इससे टकराया, तो कहां टकराया? सर मीन पे टकराया। तो मीन पे जब टकराया, मीन पे जब ये टकराया तब ये रेस्ट में था, दोनों मिलके मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पर उसको मिले 2v/3, दैट इज नथिंग बट a ओमेगा, खत्म।
ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा होता है। ए क्या है? एम्पलीट्यूड, वो तो हमें पता नहीं सर, वही तो निकालना है। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब मीन पर उसकी कितनी वेलोसिटी उस बात से फर्क नहीं पड़ता, एंगुलर वेलोसिटी तो होता है रूट अंडर के बाई एम। ये तुम्हें पता है, टोटल मास हो गया तुम्हारा 3m। बस ये ओमेगा आ गया, रख दो, इसको कल करेंगे। सर कल कराना सर, अभी हमको दिमाग में नहीं गया, कोई बात नहीं। अगर चमक गया दिमाग में तो कमेंट कर दो कि सर चमक गया, नहीं चमका तो चुपचाप रहना, कल मैं कराऊंगा, कल मैं कराऊंगा इसको, ठीक है, कल मैं कराऊंगा। ये भी जस्ट एक बार पढ़ लेना, इसको सॉल्व हम लोग कल करेंगे। और सेम ही क्वेश्चन अदर लैंग्वेज में ये है, सेम क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन नहीं है, इसको हम कल करने वाले हैं। इसी से हम आगे आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। लैंग्वेज पढ़ के देख के आओगे तो दिमाग में थोड़ा सा पहले से पिक्चर होगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसको एक बार स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करना, सॉल्यूशन देखना, एकदम रद्दी सवाल, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय।